हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, फोर्स, वर्क एनर्जी एंड पावर ऑफ मशीन्स, इन तीनों को कंपाइल करके जितने भी क्वेश्चंस जो हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, इसमें आए थे आईसीएसई 2020 में, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए चालू करते हैं। डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तुरंत आप लोग एक नंबर का क्वेश्चन आप लिखेंगे सॉल्यूशन ए, ठीक है। तो डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? इट या फिर इट लिख दो, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the force from the axis of rotation। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, डिफाइन कैसे होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए अगर ये है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं और इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना, और ये अगर डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो मूवमेंट या फिर टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपका इतना आपको करना है केवल, और आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स के एसआई और सीजीएस यूनिट में हमें क्या बताना है? रिलेशनशिप बताना है। तो बेटा अभी तक हम लोग ने पहले ही क्लास में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि मूवमेंट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, ये क्या होती है? न्यूटन मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स? क्या होती है? डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच की रिलेशन तो सबको याद होगी, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। और मैंने आपको ड्राइव करना ही बताया था। अगर आप भूल गए, किसी भी कारणवश इस रिलेशनशिप को भूल गए, तो 1 न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मास केजी इनटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो ये क्या हो गया? 1। 1 केजी में कितने सेंटीमीटर हो गए? 1000। वो कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर। सेकंड को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सेकंड को सेकंड में रहने दो, और 1 मीटर बचा। मीटर में कितने सेंटीमीटर हो? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने जीरो बचे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 जीरो बचे, 10⁷, ठीक है। और मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर की जगह लिखते हैं डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूटन को डाइन बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, और 2 नंबर मतलब इनमें से कहीं जाने नहीं चाहिए। तो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ए किलोवाट आवर, हाउ इट रिलेटेड टू जूल। अब ये देखो बेटा, क्योंकि एनर्जी की बात आ रही है, जूल की बात आ रही है, तो इसको हम देखो बेटा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी कंसीडर कर सकते हैं, और जो हाउस होल्ड सर्किट है उसमें भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो किलोवाट आवर क्या होती है? किलोवाट आवर होती है, इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एनर्जी, ठीक है। इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप लिख लो, ठीक है। और ये क्या होती है बेटा? जब भी कोई व्हेन ए अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट, 1000 वॉट का कोई भी अप्लायंस 1 घंटे तक चलता है। क्या होता है? जब भी कभी 1000 वॉट का कोई भी अप्लायंस 1 घंटे तक चलता है, या फिर कह दो 500 वॉट का कोई अप्लायंस 2 घंटे तक चलता है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, या फिर मतलब कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगी?
1 किलोवाट आवर। तो लिख सकते हो व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट रन्स फॉर एन आवर द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 1 किलोवाट आवर। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 1 किलोवाट आवर। अच्छा, अब यहां से देखो एनर्जी क्या होती है? पावर अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क एनर्जी, तो पावर अपॉन टाइम। तो यहां से अगर हम एनर्जी, सॉरी ये पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर हम एनर्जी निकालें तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। एनर्जी कितनी हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट क्या होगी? वॉट। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड, ठीक है। तो इसी को अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं और इसको सेकंड को आर में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये जूल, ये जूल हो गई, 1 जूल, ठीक है। अब हमें किलोवाट आवर से जूल में जाना है, किलोवाट आवर से जूल में जाना है, मतलब वॉट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसे किस में कन्वर्ट करना है? वॉट और सेकंड में। तो 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर नहीं आता है आपको तो आपको ये चीज खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हमें भी नहीं पता, ठीक है, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे, फिर भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 किलोवाट में कितने वॉट हो गए? 1000 वॉट, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड। तो ये वॉट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 6 is 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड को क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। वॉट सेकंड को जूल लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या फिर बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हो 3.6 मेगा जूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो यूनिट्स है, यूनिट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लेनेट। एक जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट। अब आपको बताना है कि सैटेलाइट के द्वारा वर्क डन कितना हुआ है किसी भी इंस्टेंट पे। तो सीधी बात है, जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? इधर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगता है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व या रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। और इसका जो मोशन होगा, मोशन होगा वो कहां होगा? इसके परपेंडिकुलर। मोशन कहां हो रहा है? इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। तो अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो वेक्टर है उनके बीच का जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी एक क्षण पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। इसीलिए जो वर्क डन बाय ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज ऑलवेज जीरो एट एनी इंस्टेंट। किसी भी क्षण पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। व्हाट इज वर्क डन? गिव ए रीजन। रीजन क्या हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड एट दैट इंस्टेंट, और उस क्षण पे जो डिस्प्लेसमेंट इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। इसीलिए आप कह सकते हो जो वर्क डन बाय ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट इज जीरो, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए और शेयर भी कर दीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ लीवर शोन इन द डायग्राम बिलो। हमें बताना है ये जो लीवर का डायग्राम बना हुआ है ये किस क्लास का है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में शायद ही किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें पता है बीच में क्या होता है? FLE होता है, F फल्क्रम, L लोड और E एफर्ट। तो ये बीच में फल्क्रम कब होता है? फर्स्ट क्लास लीवर में। लोड कहाँ होता है? सेकंड क्लास लीवर में। और एफर्ट कहाँ बीच में होता है? थर्ड क्लास लीवर में। तो यहाँ पे एफर्ट बीच में, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया? थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। कौन सा क्लास का लीवर है? थर्ड क्लास का लीवर है ये।
how is it possible to increase the mechanical advantage of the above lever without increasing its length? हमें जो है इस लीवर की लेंथ इंक्रीज नहीं करनी है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो हम पोजीशन ऑफ एफर्ट को चेंज करके क्या करेंगे? एफर्ट आर्म की लेंथ बढ़ा देंगे। क्या है? बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एफर्ट we can increase the length of effort arm and because mechanical advantage equals to effort arm upon load arm, तो न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो लिख सकते हो इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच व्हेन केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी। तो ये तो बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहा हो कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन से इंस्ट्रूमेंट में चेंज होती है बेटा? सेल, बैटरी, ठीक है, इन सब में क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी। ये कब होता है? जब रात को आप लोग घुसर घुसर करते हो ना, ये माइक्रोफोन से, इसमें जो माइक्रोफोन का यूज करते हो उसमें क्या होता है? आप साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो स्पीकर से आवाज आती है, गाने सुन रहे हो, जो आप गाने सुन रहे हो, उसमें क्या होता है? गाने सुनने में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में। तो इसकी यूज किस में? स्पीकर में। किस? ठीक है, तो माइक्रोफोन का यूज किस में होगा? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, फुजुल फुजुल वाली बातें। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए स्पीकर का यूज होगा। ठीक है, समझ गए? और बाकी इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। देखो लगातार जो है इसी एक यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और मशीन से। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं ना, सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ज्यादा कोई मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और क्या करना है उसमें? सीधे सिंपल एक एक चीज, मतलब वर्ड ही लिखना है लगा। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। एक क्रेन ए लिफ्ट्स ए हैवी लोड इन 5 सेकंड। ठीक है, एक क्रेन है ए, उस क्रेन का नाम क्या है? ए है, ए क्रेन। ठीक है, क्रेन का नाम ए है, वो हैवी लोड को लिफ्ट करता है 5 सेकंड में। तो उसको टाइम कितना लगता है? 5 सेकंड लगता है। टी ए, मान लो ए क्रेन को 5 सेकंड लग रहा है। वेयर इज अनदर क्रेन बी, अब एक दूसरी क्रेन है बी है। ठीक है, डज द सेम वर्क इन 2 सेकंड। ठीक है, वही काम कितनी देर में करता है? 2 सेकंड में करता है। कंपेयर द पावर ऑफ क्रेन ए टू दैट ऑफ क्रेन बी। तो पावर ऑफ क्रेन में क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम, टाइम ए, और पावर ऑफ क्रेन बी क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम बी। क्यों? क्योंकि यहां देखो सेम वर्क, तो वर्क क्या है? सेम है। आपको पीए अपॉन पीबी निकालना है, इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम ए इंटू वर्क अपॉन टाइम बी। यहां से वर्क कैंसिल, टी बी अपॉन टी ए, टी बी कितना? 2 अपॉन टी ए, सही है जो भी है। ठीक है, 2 अपॉन 5, टी बी कितना है? 2 हो गया, और टी ए कितना है? 5 हो गया। ठीक है, तो पी ए अपॉन पी बी, पी ए रेशियो पी बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा ये आपका सही। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बेटा, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, इतना बड़ा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। मतलब देखने में इतना डरावना लग रहा है, कुछ कहने का नहीं। और सॉल्यूशन इसका कितना है? एक लाइन का है। 5 मिनट लग गए हैं पूरा क्वेश्चन लिखने में, और 2 मिनट में सॉल्यूशन बता के निकल जाएंगे। देखो, द फिगर बिलो शोज ए सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम। ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसका जो मास है, मास ऑफ बॉब है, वो कितना है? 200 ग्राम है। कितना है? 200 ग्राम है। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन ए पोजीशन से इसको क्या किया गया? डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये क्या हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन बी तक डिस्प्लेस किया। द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ए इज 0। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। हो क्या जाएगी? मतलब गिवन है
एट द पोजीशन बी द पेंडुलम इज रेज्ड बाय 5 मीटर, ए से लेके बी तक की हाइट क्या है 5 मीटर है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी, पोजीशन बी पे पेंडुलम की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सीधे सिंपल बात है पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। मास कितना है 200 ग्राम, तो 200 अपॉन 1000, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10 लेनी है, ये लिखी है, ठीक है, इनटू एच की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 0 से 0, ठीक है, 5 टू जा 10 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी आ गई 10 जूल, क्लियर है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो हमें पता है जो हमने बी तक हम जो ऑब्जेक्ट को ले गए हैं वहां तक क्या है रेस्ट में होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही होगी उसके अंदर, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी ये क्या होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 10 जूल हो गई एट बी। और हमने क्या बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व रहती है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे होगी वही मैकेनिकल एनर्जी कहाँ होगी सी पॉइंट पे होगी, तो आप लिख दोगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज आल्सो 10 जूल, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी, ठीक है, आपको बताना है ए पर स्पीड ऑफ बॉब कितनी, ये मिटा दे रहे हैं बिल्कुल, देखो एक ही लाइन का सॉल्यूशन है पोटेंशियल, ठीक, जो स्पीड क्या होगी बॉब की वो बतानी है आपको, तो हमें पता है जो ऊपर है सबसे ऊपर क्या है बेटा यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, मैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देखो ये लिखी है, और नहीं भी लिखी होती तो हम मान लेते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी केवल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जो होगी वही मैकेनिकल एनर्जी इधर पे होगी, ठीक है, तो दोनों क्या होगी सेम होंगी, तो लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी कहाँ है बी पे, तो बी पे क्या है केवल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे क्या है केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी 10 जूल, तो ये क्या हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ लिख दिया ये ऐसे, तो देखो ये यहाँ से मिटा दो, तो क्या निकालना है वी स्क्वायर निकालना, वी स्क्वायर बराबर 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम कितना है 200 ग्राम, तो 200 ये क्या है 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 200 अपॉन 1000 आएगा, तो 1000 कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी एट पॉइंट a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, a पे कितनी है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है इनसाइड लगता है, इनवर्ट्स टुवर्ड्स इनवर्ट, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर या फिर कह सकते हो इनवर्ट्स की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है, इट इज ए रियल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अ स्यूडो फोर्स, ठीक है, मतलब नकली फोर्स होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फोर्स ऑफ रिएक्शन है, तो आप लिखोगे नो, क्यों, क्योंकि रिएक्शन और रिएक्शन कहाँ लगते हैं बेटा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, एक्शन और रिएक्शन कहाँ लगते हैं दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, ठीक है, हम जमीन पे एक्शन देंगे तो जमीन हमें रिएक्शन देगी तो हम आगे बढ़ेंगे, हम बंदूक से एक्शन देंगे तो रिएक्शन हमारे कंधे पे मिलेगा, हम यहाँ मुक्का मारेंगे, ठीक है, तो एक्शन दिया तो हमें क्या मिला रिएक्शन मिला, ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन कहाँ है दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है दोनों सेम बॉडी पे लगते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है
एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है, और कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो लिख दोगे दे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया था क्या है, ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ ए पुली हैज वेलोसिटी रेशियो 4। एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, उसका वेलोसिटी रेशियो क्या है 4, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का क्वेश्चन है, सीधे सिंपल। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया डायग्राम बनाना है, बस वेलोसिटी रेशियो 4 वाला, मतलब 4 पुली हमको लेनी है। तो आपने क्या किया, ऐसे किया, अरे यार लो ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ से 4 पुली लेंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, और 2 नीचे, 2 नीचे लगा दो। ठीक, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, लोड, तो ये लोड की डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? अब हमें क्या करना है बेटा, जो यहाँ पे थ्रेड करनी है। ये गए हम लोग यहाँ से स्ट्रिंग डाली, फिर सेकंड टॉप, फिर इधर, फिर एंड में यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुक से क्या हो गया, इसको टाई कर दिया हुक से। ठीक, तो एफर्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। लोड क्या है, ये। ठीक है, तो टेंशन कितना है, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 क्या होगा, टेंशन हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 हो गया। ये देखो टेंशन 1 थी। ठीक है, लोड कितना हो गया 4t, और एफर्ट कितना हो गया t, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया 4t अपॉन t, मतलब 4 हो गया, और वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो गया 4 हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, जो क्लियर बहुत बढ़िया डायग्राम बन गया। बहुत बढ़िया डायग्राम किस चीज का बन गया, हर चीज मतलब अपन ने शो कर दी वेलोसिटी रेशियो 4 वाले पुली में। What will be the velocity ratio if the weight of the movable pulley is movable block is doubled? तो वेट पे क्या है, वेलोसिटी रेशियो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया कहीं। वेट पे क्या, मूवेबल पुली के वेट पे क्या वेलोसिटी रेशियो डिपेंड करता है, नहीं, डिपेंड ही नहीं करता उस पे, तो वेट से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, हमने क्या बताया था, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जबकि मैकेनिकल एडवांटेज जो है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मास ऑफ पुली और फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पुली, उससे मैकेनिकल एडवांटेज में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी रेशियो कैसी क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप मास बढ़ा दो चाहे कुछ बढ़ा दो। ठीक है, रस्सी जितनी है उतनी ही रस्सी रहेगी। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन थे सब किए। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ना एक अलग बात है, रटना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में आपको एट द एंड क्या करना है, क्वेश्चंस ही सॉल्व करने। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे पहले आपको वो सारी वीडियोस देखनी है जो हमने बनाई है। ठीक है, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर और मशीन्स के ऊपर। ठीक, और फिर ये वीडियो देखनी है, फिर आपको ये भी चेक करना है कि हमें कितना आया समझ में और कितना नहीं आया, और नहीं आया तो उस पर वर्क करना है कि हमें क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड, ये जो 10th के मार्क्स हैं वो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर नया टॉपिक लाइट के साथ मिलेंगे, ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।